रथ से अवंती की ओर जाते समय मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आई। अतः चंद्रगुप्त आश्वस्त हो गया था कि अमात्य की योजना सफल रही और वे दस्यु उसकी पकड़ में आ चुके हैं। किंतु नंदिनी को मनी मन एक आशंका सता रही थी, क्योंकि पिछली रात उसने एक दुःस्वप्न देखा था। इस पर चंद्रगुप्त ने उसे विश्वास दिलाया कि नियति भले ही उनकी कितनी ही परीक्षा क्यों ना ले ले, किंतु उन्हें कभी अलग नहीं कर सकती। उधर अमात्य राक्षस जब मंत्री केशव से उस विश्वासघाती मंत्री के विषय में चर्चा कर रहा था, तो गुप्तचर मार्तंड वहां पहुंचा और उसने बताया कि उसे उस षड्यंत्रकारी के विषय में पता चल गया है। अमात्य ने तुरंत पूछा, कौन है वो? निश्चित ही उदयराजन के संगठन का कोई राजा होगा। लेकिन मार्तंड ने इनकार करते हुए कहा, मैं यही सोचकर दक्षिण की ओर गया था अमात्य, किंतु मुझे वहां कुछ भी ऐसा पता नहीं लग सका जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि इस षड्यंत्र में उदयराजन या उसके संगठन के किसी राजा का हाथ है। बल्कि मुझे कुछ विचित्र सूचनाएं प्राप्त हुई। ये कहते हुए वो सहसा रुका, फिर वो आगे बताने लगा, हमारे नगर का एक धनिक कुछ दिन पूर्व व्यापार करके लौटा था, लेकिन भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ वो बहुत से दास और एक दासी को भी अपने साथ लेकर आया था, और वहीं से इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है। मार्तंड का कथन पूरा होने से पहले ही मंत्री केशव अचरज भरे स्वर में कह उठा, अर्थात तुम ये कहना चाहते हो मार्तंड, यह सारा षड्यंत्र हमारे नगर के एक धनिक ने रचा है? किंतु यह असंभव है। और कौन है वो धनिक? मार्तंड ने उत्तर दिया, उसका नाम रत्नभूषण है, किंतु वो नगर से गायब हो चुका है। अब हमें तुरंत उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ जो दास लेकर आया था, वे ही वास्तव में वे दस्यु हैं जो बड़ी सरलता से हमारे नगर में घुस आए और रत्नभूषण नाम के उस धनिक के भवन में दास बनकर रह रहे थे। अवसर मिलते ही वे लोग नगर में लूटपाट करते थे और ये झूठी सूचना फैला देते थे कि दस्यु वन प्रदेश की ओर भाग गए। हमारे सैनिक तुरंत उन्हें पकड़ने वन प्रदेश चले जाते, जबकि वे दस्यु तो लूटमार करके रत्नभूषण के भवन में छुप जाते थे। मार्तंड से यह सब सुनकर मंत्री केशव जहां असमंजस में पड़ गया था, तो अमात्य राक्षस की मुख मुद्रा बहुत गंभीर हो गई थी। तभी मंत्री केशव ने अनमने भाव से कहा, क्षमा करना मार्तंड, मैं तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा हूं, किंतु मुझे अभी भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि नगर का कोई धनिक ऐसा करेगा। किसी में इतना साहस नहीं है। इस पर मार्तंड अभी कुछ कहता कि सहसा अमात्य कह उठा, मैं तुमसे सहमत हूं मंत्री केशव, यह किसी धनिक का काम नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई और ही है, कोई ऐसा जिसके विषय में किसी को कोई अनुमान तक नहीं है। मार्तंड अब थोड़ा प्रतिवाद करते हुए कहने लगा, किंतु अमात्य, रत्नभूषण जो दास अपने साथ लेकर आया था, वे ही दस्यु हैं। अन्यथा तुम खुद ही सोचो कि नगर में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी वे दस्यु यहां कैसे घुस सकते थे? और फिर धनिक रत्नभूषण का नगर से गायब हो जाना भी यही सिद्ध करता है कि वही षड्यंत्रकारी है। अमात्य उसे समझाते हुए बोला, यह सही है मार्तंड कि रत्नभूषण ही उन दस्युओं को लेकर नगर में आया था, किंतु वो स्वयं इस षड्यंत्र का शिकार बना है, बल्कि सबसे पहला शिकार उसे ही बनाया गया, क्योंकि रत्नभूषण को नहीं पता था कि वे दास वास्तव में दस्यु हैं। इस पर मंत्री केशव ने भी तुरंत कहा, बल्कि उन दस्युओं ने तो उस दिन रत्नभूषण के भवन में भी आग लगा दी थी, तो हो सकता है कि बेचारे रत्नभूषण को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि वो उन दस्युओं के हाथों मारा गया हो। और तुम्हें ज्ञात नहीं मार्तंड कि इस षड्यंत्र में हमारे ही मंत्रिमंडल का एक सदस्य सम्मिलित है, हो सकता है कि एक से अधिक भी हो। मार्तंड अब सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मुझे ये भी पता चला था कि रत्नभूषण जिस दासी को अपने साथ लेकर आया था, वो एक विष कन्या है। अमात्य ने एक दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, वो मारी जा चुकी है, और नगर में जितने भी दस्यु छुपे हुए थे, वे भी मारे गए हैं।
एक दस्यु अवश्य भागने में सफल रहा, किंतु मुझे नहीं लगता कि वो भी जीवित हमारे हाथ लगेगा। किंतु मार्तंड, तुम ये जो सूचना लाए हो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अब ये पता लगा सकते हैं कि धनिक रत्न भूषण ने उन दासों को कहां से खरीदा होगा। आखिर वो कौन सी जगह है जहां से वे दस्यु आए थे? मार्तंड ने एक क्षण मौन रहने के बाद कहा, ठीक है तो फिर अमात्य, मैं आज से ही इस अभियान में जुट जाता हूं। यद्यपि इसमें बहुत समय लगेगा, किंतु सफलता अवश्य मिलेगी। तब तक तुम उस मंत्री का पता लगाओ जो उन दस्युओं की सहायता कर रहा था। इसी के साथ मार्तंड वहां से चला गया। अमात्य अब गहन सोच में पड़ गया था। तभी मंत्री केशव ने उससे पूछा, अमात्य, मेरे विचार से तुम्हें मार्तंड को उस विश्वासघाती मंत्री को पकड़ने का काम सौंपना चाहिए था। इसमें समय भी कम लगता और इस षड्यंत्र का सारा भेद शीघ्र ही उजागर हो जाता। लेकिन अमात्य ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, नहीं मंत्री केशव, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं भी यही सोच रहा था, किंतु अब मार्तंड से यह सूचना पाकर मुझे आभास हो रहा है कि उस विश्वासघाती मंत्री को पकड़ने से यह समस्या नहीं सुलझेगी। हो सकता है कि जिस प्रकार उस धनिक रत्न भूषण को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया हो, उसी तरह उस मंत्री को भी विवश करके इस कुचक्र में सम्मिलित किया गया हो। किंतु फिर भी हमें उस मंत्री को शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ना होगा, क्योंकि वो उन षड्यंत्रकारियों तक सूचना पहुंचाता है। इतना कहते कहते अमात्य एक बार फिर से चिंतित हो उठा। उसने अब मानो अपने आप से ही कहा, यद्यपि मुझे तो यही आशा थी कि इसके पीछे उदयराजन के संगठन का ही हाथ होगा, किंतु अब यह रहस्य बहुत विकट हो गया है। हमें इस षड्यंत्र की जड़ पर प्रहार करना होगा, अन्यथा नंदनी के प्राणों पर सदैव संकट बना रहेगा। उधर अवंती प्रांत में चंद्रगुप्त और नंदनी के रथ को एक गुप्त मार्ग से अवंती महाराज के राजमहल में लाया गया था, और यह प्रबंध चंद्रगुप्त के निर्देश पर ही किया गया था। जबकि जिन दो रथों पर प्रियंवदा और शशांक तथा अवंती महाराज और महारानी सवार थे, वे नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजमहल पहुंचे थे। भारी संख्या में जनसमूह इन मार्गों पर उमड़ आया था। समस्त नगरवासी अपनी प्रिय राजकुमारी प्रियंवदा और शशांक की झलक पाने को लालायित हो रहे थे। दोनों की जय जयकार से समूचा नगर गुंजायमान हो रहा था। चहुं ओर उत्सव का वातावरण बनने लगा था। अवंती महाराज ने भी कल नगर में एक भव्य समारोह आयोजित करने की घोषणा कर दी थी। चंद्रगुप्त और नंदनी के लिए राजमहल के एक विशेष प्रकोष्ठ में व्यवस्था की गई थी। समूचे प्रकोष्ठ के चारों ओर शस्त्रधारी सैनिकों को तैनात करवा दिया गया था, किंतु राजमहल में किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि इस प्रकोष्ठ में प्रियंवदा और शशांक के साथ साथ मगध के सम्राट और साम्राज्ञी भी रहेंगे। प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त तथा नंदनी का कक्ष प्रियंवदा और शशांक के कक्ष के सामने ही था, और ये दोनों कक्ष प्रकोष्ठ के सबसे अंतिम भाग में थे, जबकि आगे वाले भाग में अवंती महाराज तथा महारानी के रहने का प्रबंध था। चंद्रगुप्त और नंदनी को एक गुप्त मार्ग से इस प्रकोष्ठ में प्रवेश करवाया गया था, जबकि शशांक और प्रियंवदा अवंती महाराज और महारानी के साथ प्रकोष्ठ के मुख्य मार्ग से यहां आए थे, और उनके प्रवेश करने के साथ ही प्रकोष्ठ का द्वार बंद कर दिया गया था। अब राजमहल का यह भाग पूर्णतः सुरक्षित था। इस समय चंद्रगुप्त, नंदनी, प्रियंवदा और शशांक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। प्रियंवदा बहुत ही उत्साह से नंदनी को बता रही थी, आपको पता है साम्राज्ञी, नगरवासियों ने हमारा कितना भव्य स्वागत किया। चहुं ओर मेरी और शशांक की जय जयकार हो रही थी, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि आप और सम्राट हमारे साथ नहीं थे। यदि आप दोनों भी होते तो नगरवासी तो मानो
मारे प्रसन्नता के पागल ही हो जाते। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि मगध जैसे विशाल साम्राज्य के सम्राट और साम्राज्ञी उनके बीच हैं। उसका कथन पूरा होने से पहले ही शशांक ने प्रियंवदा को समझाते हुए कहा, और उन्हें ये कभी पता भी नहीं लगना चाहिए प्रियंवदा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। इस पर प्रियंवदा ने थोड़े व्यथित स्वर में कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप दोनों कल के समारोह में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों के बिना इस समारोह में सम्मिलित होने का मेरा भी मन नहीं है। शशांक अब असमंजस में पड़ गया। उसने विवशता भरी दृष्टि से नंदिनी और चंद्रगुप्त की ओर देखा। प्रियंवदा की इस व्यथा को समझते हुए नंदिनी ने उससे कहा, नहीं नहीं प्रियंवदा, ऐसा मत कहो। अवंती महाराज ने तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में यह समारोह रखा है। तुम्हारे माता पिता के लिए यह बहुत शुभ अवसर है। वे अपनी इस प्रसन्नता में अपनी प्रजा को भी सम्मिलित करना चाहते हैं, अतः तुम्हें उन्हें यूं निराश नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रियंवदा हठ करते हुए कहने लगी, किंतु यदि आप दोनों भी इसमें सम्मिलित होंगे तो यह प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। और आप सुरक्षा की चिंता क्यों करती हैं? मेरे पिता के रहते आप दोनों को कुछ नहीं होगा। किसी का भी इतना साहस नहीं जो मेरे प्रांत में आपका कुछ भी अहित कर सके। प्रियंवदा की ये बातें सुनकर चंद्रगुप्त सहसा मुस्कुरा उठा। फिर उसने कहा, ठीक है प्रियंवदा, अब अधिक हठ मत करो। हम दोनों कल इस समारोह में सम्मिलित होंगे। ये सुनकर प्रियंवदा का मुखमंडल सहसा प्रसन्नता से खिल उठा। तो वहीं शशांक ने अचरज भरे स्वर में चंद्रगुप्त से कहा, किंतु चंद्र, ये एक सार्वजनिक समारोह है जहां अपार जनसमूह एकत्र होगा। लेकिन चंद्रगुप्त उसे आश्वस्त करते हुए बोला, तुम निश्चिंत रहो शशांक, मैं और नंदिनी इस समारोह में एक सम्राट और साम्राज्ञी के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे और प्रियंवदा के सेवक सेविका की वेशभूषा में होंगे। शशांक अब निरुत्तर हो गया। तभी वहां अवंती महाराज और महारानी ने प्रवेश किया। उन्हें देखते ही प्रियंवदा प्रसन्नता से झूमते हुए बोली, मां, कल के समारोह में सम्राट और साम्राज्ञी भी सम्मिलित होंगे। ये सुनकर अवंती महाराज और महारानी भी एकाएक सुखद आश्चर्य से भर उठे। फिर अवंती महाराज ने चंद्रगुप्त से पूछा, क्या यह सच है सम्राट? चंद्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, मैं प्रियंवदा को यूं व्यथित नहीं देख सकता, अतः मैं और नंदिनी सेवक सेविका के भेष में शशांक और प्रियंवदा के साथ रहेंगे। इस पर अवंती महारानी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? एक चक्रवर्ती सम्राट और साम्राज्ञी हमारे प्रांत में सेवक और सेविका बनकर रहे। किंतु चंद्रगुप्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुरक्षा की दृष्टि से यही उचित होगा महारानी जी। अवंती महारानी अब कुछ नहीं कह सकी। तभी अवंती महाराज ने कहा, चलिए अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी भोजन में विलंब हो रहा है। हम उसी के लिए आपको बुलाने आए थे। ये सुनकर शशांक और प्रियंवदा अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु नंदिनी सहसा असमंजस में पड़ गई थी। चंद्रगुप्त भी उसकी दुविधा को समझते हुए अपने आसन पर ही बैठा रहा। ये देखकर अवंती महारानी ने नंदिनी से पूछा, क्या बात है पुत्री, तुम सहसा यूं? तभी प्रियंवदा एकाएक कह उठी, मां, साम्राज्ञी नंदिनी अपना भोजन स्वयं पकाकर ही ग्रहण करती हैं, अतः तुम्हें इनके लिए यहीं एक पाकशाला की व्यवस्था करनी होगी। ये सुनकर अवंती महारानी के साथ साथ अब महाराज भी सहसा अचंभित हो उठे थे। किंतु फिर अवंती महारानी मन ही मन कुछ सोचने लगी। शायद वे नंदिनी की इस दुविधा के कारण को भांप गई थी। तो क्या अवंती महारानी को नंदिनी के उस भेद के बारे में पता चल गया है? किंतु कैसे? और कल क्या होगा जब नंदिनी और चंद्रगुप्त समारोह में सम्मिलित होंगे? और क्या